Good morning, students. Welcome in our YouTube channel, that is Humanities Adda. Now, this we was discussing the first chapter of civics for class 10th, that is पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों के बारे में स्टडी किया है. तो सबसे पहले ये जो चैनल है अपना ह्यूमनिटीज़ अड्डा, ये चैनल 9, 10th, 11 और 12th में ह्यूमनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस ह्यूमनिटीज़ के जितने भी पेपर हैं, उन सब के बारे में इसमें वीडियो अपलोड किए जाएंगे. आप अपने कमेंट्स वीडियो के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में ज़रूर दें और लाइक करें और इसको शेयर करें इन वीडियोज़ को, जिससे जिसको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की उनके पास पहुंच सकें. तो अभी तक हम लोगों ने पावर शेयरिंग में पढ़ा है कि दो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका और बेल्जियम. श्रीलंका और बेल्जियम में किस तरह से इथनिक डाइवर्सिटीज़ हैं और इन इथनिक डाइवर्सिटीज़ को और इनके जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर हैं, एस्पायरेशंस हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया. ये भी देखा था कि किस तरह से श्रीलंका ने एक अलग तरीका अपनाया, यानी कि श्रीलंका ने अपनी एथनिक डाइवर्सिटीज़ को सॉल्व करने के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाए, स्टेप नहीं लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और करीब 30 सालों तक सिविल वॉर चलता रहा और हज़ारों, करीब 70,000 से ज़्यादा, 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए. अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ने अपनी एथनिक डाइवर्सिटीज़ को और उनके एस्पायरेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया है. तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बेल्जियम है वहाँ पे डच और फ्रेंच लोग हैं. डच, फ्रेंच एंड जर्मन पीपल, जिनमें कि डच लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है और फ्रेंच लोगों की पॉपुलेशन कम है. लेकिन जो बेल्जियम का ब्रसल्स है, जो कि उसकी राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा है और डच पीपल की कम है. बाकी जर्मन है 1%. जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले की वो दोनों वीडियो देख सकते हैं. इसके पहले भी 2 वीडियो बने हैं पावर शेयरिंग के, उसको आप ज़रूर देखिए. तो ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का. तो अपनी इथनिक डाइवर्सिटीज़ और जो एस्पायरेशंस हैं, नीड है, रिक्वायरमेंट है डच पीपल की और फ्रेंच लोगों की, उसको सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक, क्या तरीका, क्या मेथड अडॉप्ट किया बेल्जियम ने. तो ये जो टॉपिक है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी किस तरह से बेल्जियम ने एकोमोडेट किया अलग अलग इथनिक डाइवर्सिटीज़ के पॉपुलेशन. तो सबसे पहले एकोमोडेशन इन बेल्जियम ने कैसे एकोमोडेट किया डच और फ्रेंच पीपल को. तो पहला जो स्टेप बेल्जियम ने लिया, पहला स्टेप है कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने बिटवीन 1970 टू 1993, 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को करीब 4 बार अमेंड किया, यानी उसमें संशोधन किए, परिवर्तन किए. सो बिटवीन 1970 and 1993 the constitution of Belgium was amended 4 times to work out so that everyone can live together. तो उन्होंने अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार परिवर्तन किए, संशोधन किए, अमेंडमेंट किए 1970 से 1993 के बीच में, जिससे कि हर कोई एक साथ रह सके और किसी को किसी के थ्रू या किसी से कोई भी कंप्लेन ना हो. तो डच और फ्रेंच लोगों को एक साथ रहने के लिए या जर्मन लोगों को अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही परिवर्तन किए. अब ये परिवर्तन हम 4 स्टेप में समझेंगे. पहला है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ बोथ ग्रुप्स. जो 2 ग्रुप थे, एक डच पीपल का, एक फ्रेंच पीपल का, जिनके कि ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले ग्रुप हैं, एथनिक ग्रुप हैं. तो मिनिस्टर्स के जो नंबर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने जो मिनिस्टर्स थे दोनों के नंबर्स इक्वल रखे. यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 10 मिनिस्टर डच लोगों से लिए गए तो 10 मिनिस्टर फ्रेंच पीपल को बनाया गया. और इस बात के लिए दोनों एग्री थे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डच मिनिस्टर बन जाएंगे 10 उसमें से और 10 फ्रेंच में से. तो जब दोनों के पास इक्वल पावर शेयरिंग हो गई तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठने की कोई बात ही नहीं रही. उसके बाद
जो दूसरा पॉइंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आ गई स्टेट गवर्नमेंट। सो मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी। यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस कर सके या अपनी बातें मनवा सके, तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल बना दिया। अब ये स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपने खुद के टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावरफुल बनाया गया टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में और बाकी चीज़ों में। तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच लोग इक्वल मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल कर दिया गया है। तीसरा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। किसको? डच एंड फ्रेंच पीपल को। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने की वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठने की कोई बात ही नहीं। दोनों ग्रुप ऐसा महसूस कर रहा था कि उनके पास इक्वल पावर है, इक्वल पॉलिटिकल पावर और रिप्रेजेंटेशन है बेल्जियम गवर्नमेंट में। और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम ने एक तीसरे तरह की गवर्नमेंट भी बनाई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच, डच और जर्मन लोगों के लिए अलग अलग थी। बेसिकली ये लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन को के काम देखती थी। फ्रेंच की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो फ्रेंच लोगों के लिए, डच की डच लोगों के लिए और जर्मन की जर्मन लोगों के लिए। तो वो सिर्फ अपने कम्युनिटी का ख्याल रख रहे थे और इसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई तीनों के। और उसके सिर्फ 3 ही काम थे, एक एजुकेशन, एक कल्चर, एक लैंग्वेज। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा यानी पावर शेयरिंग किया गया, जिससे कि सारी कम्युनिटी, इथनिक कम्युनिटी जो बेल्जियम में रह रही थी वो खुश भी थी और उनको इक्वल पावर भी मिला। अब इस पावर शेयरिंग का आउटकम क्या हो रहा है? आउटकम एंड लेसन्स फ्रॉम द पावर शेयरिंग विच हैपेंस इनटू द श्रीलंका एंड बेल्जियम। तो अगर हम श्रीलंका में देखेंगे पावर शेयरिंग, तो वहाँ पे सिविल वार हुआ। उन्होंने इस तरह का कोई भी इंटेलिजेंस डिसीजन नहीं लिया, इसलिए वहाँ पे सिविल वार हुआ और सिविल वार के बाद चीज़ें सुधरी। लेकिन बेल्जियम में क्या देखेंगे? डिवीज़न ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने कंट्री को डिवाइड किया और पावर को शेयर किया, जिससे कि उसका पीसफुल सोल्यूशन निकल सका। तो हमने सीखा कि अगर हम पहले से ही इंटेलिजेंट वे में पावर शेयरिंग करते हैं तो कंट्री में किसी भी तरह के इस तरह की वॉर वाली सिचुएशन नहीं आएगी जैसा कि श्रीलंका में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, इसकी ज़रूरत क्या है? तो पावर शेयरिंग की जाती है पहला टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं या करते हैं। और दूसरा, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कंसंट्रेशन ऑफ द पावर कभी भी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप या एक पर्सन के हाथ में नहीं होता। हमेशा ये पावर शेयरिंग होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं इसको। तो पावर हमेशा डिसेंट्रलाइज होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता है। तो ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी की मूल भावना, आत्मा भी है। अब 2 पॉइंट और भी हैं इसमें, एक प्रूडेंशियल रीज़न है, एक मोरल रीज़न है। तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? प्रूडेंशियल रीजन्स आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। जब हम किसी चीज़ के हानि या लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रख के कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। तो इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। और प्रूडेंशियल रीजन से सोशल ग्रुप में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ये पावर शेयरिंग का एक तरीका है। दूसरा है मोरल रीज़न। मोरल रीज़न की वजह से भी पावर शेयरिंग करते हैं हम। मोरल रीज़न इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मोरल कंसीडरेशन कि सही क्या है, गलत क्या है, इस बेस पे सिर्फ किया जाता है। और दीज रीजन्स आर कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में इन रीजन्स को बेसिक माना जाता है। तो पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीज़न से किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग के कितने प्रकार हैं, क्या टाइप्स हैं
और किस तरह से गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के बाहर ये चीज़ें होती हैं या हो सकती हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तब तक के लिए आप इन तीनों वीडियोस को देखिए, और पावर शेयरिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो उसको आप पूछ सकते हैं। कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसे बनाए जा रहे हैं और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।